Hello guys, welcome to Excel and CIS 70 days program for the public administration optional. This is the day 1 and today we are going to study the scientific management movement. This is the very first topic to be start with paper 1. In this unit, before to move ahead, कुछ basics बातें करते हैं so that it will help you to understand the entire lecture and you must complete the lecture so that you would have the solid foundation for the upcoming classes. Scientific management movement, इसके लिए आपको कुछ बेसिक्स बातें जाननी पड़ेंगी. You have to know about the era of enlightenment in the context of Europe. सभी को पता है कि during the 17th and 18th century यूरोप में enlightenment का दौर था. In this period the very focus shifted to the modern values. हम लोग इसकी चर्चा करेंगे. Then the second aspect you have to keep in mind, the after the industrial revolutions, what are the changes that had taken place in the organizational management. Third, इसके backdrop में in the light of enlightenment and after the industrial revolutions किस तरह से nature of organizations changes हुआ, that is called एक simple small organizations to complex organizations बने and management techniques में किस तरह से reform हुए. Third aspect you have to keep in mind. Then the nature of state also changed, कि एक लेसेज फेयर स्टेट से वेलफेयर स्टेट बना. ये सब बड़ी बड़ी बातें हम लोग अभी लेक्चर के बाद आपको समझ में आ जाएगी. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस ऑर्गेनाइजेशनल फेल्योर के बैकड्रॉप में देयर वाज अ मूवमेंट स्टार्टेड, ए ग्रुप ऑफ थिंकर्स जिसमें कि टेलर, फियोल और भी काफ़ी सारे उस समय के एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स थे. उन्होंने इस फेल्योर के कॉज को स्टडी किया एंड दे प्रोपाउंडेड ए सिमिलर टाइप ऑफ थिंग जिसको हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट बोलते हैं. सो इसके बारे में पढ़ेंगे एंड देन हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर टेलर को ही क्यों फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट कहा जाता है एंड व्हाई ही वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट. बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सो लेट्स टेक वन बाय वन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस द phenomenal event that is called scientific management movement, right? So let's start with this term, the enlightenment. Dear friends, सभी को पता है कि enlightenment is nothing, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि that is called a modern values लोग पहली बार सीखे. You better know कि this 17th to 18th century, this is the time जब यूरोपियन सोसाइटी में enlightenment का दौर चलता है. Modern values like democracy, ये सबसे पहले लोगों ने सीखा. The modern values like the parliamentalism, ये लोगों ने सीखा. The modern values like liberty, ये लोगों ने सीखा. So you know that कि some of the events like the French revolutions, like the you can call also कि दुनिया को एक नए पैरामीटर्स बने. तो सबसे पहली बात ये सीख रहे हैं कि एक empowerment का दौर था. So this is the time when that the people learned the various new values like डेमोक्रेसी, पार्लियामेंटलिज्म, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारी बातें लोग सीखे. रूल ऑफ लॉ. नाउ इस पूरे टॉपिक को समझने के पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन? सो ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेडिशनली एक ट्रायंगुलर शेप से दिखाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इट इज डिपिक्टेड एज ए ट्रायंगुलर शेप जिसमें कि 3M होता है. दैट इज कॉल्ड मैन, methods and the machinery. The man, method and that is called the machinery. These are the three important components to define an organization. आप सभी को पता है कि that industrial revolutions it was a development जब सबसे पहली बार टेक्नोलॉजी का यूज हुआ मास प्रोडक्शंस के लिए. क्यों ऐसा हुआ कि सभी को पता है कि द यूरोप जहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस की शुरुआत हुई और इसका मेन फोकस क्या था? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर मास प्रोडक्शन. लिमिटेड की मास प्रोडक्शन, दैट इज मास प्रोडक्शंस. जब मास प्रोडक्शंस होने लगे तो ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या होते चला गया? इट बिकम ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस. इसके पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो कैसे होते थे? दैट इज लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन. इनका जो प्रोडक्शंस होता था वो कैसा होता था? लिमिटेड प्रोडक्शंस. बट आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक वेरी स्मॉल सिंपल ऑर्गेनाइजेशन से लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें कन्वर्ट होती चली गई. अब जब ये ऑर्गेनाइजेशनल नेचर चेंज हुआ तो ऑब्वियसली बात है कि ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के टेक्निक्स में भी चेंज हुआ होगा.
लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि रूल ऑफ थंब का मतलब है कि बिना किसी प्लानिंग का काम करना, दैट इज कॉल्ड एडहॉक वे ऑफ द डूइंग थिंग्स। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है? द एडहॉक वे ऑफ द डूइंग थिंग्स। एडहॉक वे ऑफ डूइंग थिंग्स के मतलब कोई भी काम को आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? मतलब बिना प्लानिंग का कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड देयर वाज नो प्लानिंग। सो जब आप प्लानिंग के साथ नहीं करते हैं तो आपके फेल्योर होने के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा होंगे। प्लस किस तरह के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। जब आप बिना प्लानिंग के करेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन फेल्योर होने के चांसेस ज़्यादा होगा। यही हुआ कि रूल ऑफ थंब के बेसिस पे लोग काम करते थे और सारे तरह देख रहे हैं कि देयर वाज ऑर्गेनाइजेशन फेल्योर। ना ऑर्गेनाइजेशन फेल्योर जब होने लगा तो स्टार्ट हुई कि व्हाट आर द कॉजेस। तो उसी बैकड्रॉप में बहुत सारे थिंकर्स ने अपने आइडियोलॉजी प्रिंसिपल्स को प्रोपाउंड किया, जिसको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आया कि दैट इज कि इन द बैकड्रॉप ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस गॉट चेंज। किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बन गया? इट बिकम्स ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। So under this complex organization, the management techniques also shifted from the rule of thumb to science of administration. That is, what is that? कि science of administration. तो बच्चों पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ये science of administration क्या होता है ना। एडहॉक वे ऑफ द डूइंग थिंग्स को तो रूल ऑफ थंब बोलेंगे, लेकिन यदि साइंटिफिक मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू काम करेंगे, उसी चीज को क्या कहा जाएगा? दैट इज कॉल्ड साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस साइंटिफिक मैनेजमेंट का आउटकम क्या है कि दैट इज द टेक्निक शिफ्टेड फ्रॉम रूल ऑफ थंब टू साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ एक और चीज हुआ कि नेचर ऑफ स्टेट्स में भी चेंजेस देखने को मिला। नेचर ऑफ स्टेट्स को क्या समझे कि सभी को पता है कि दैट इज कॉल्ड एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको क्या कहते हैं हम लोग? मोनार्की। मोनार्की जिसमें कि दैट इज कॉल्ड जो स्टेट के फंक्शंस होते थे बहुत लिमिटेड फंक्शंस होते थे। लिमिटेड फंक्शन क्या राजशाही में हम लोग बोल सकते थे कि शैल वी एक्सरसाइज इंडिविजुअल लिबर्टी? ऐसी बात नहीं कर सकते थे। हम लोग के इंडिविजुअल लिबर्टी का बहुत कम स्कोप था। दैट इज कॉल्ड यू लिव अंडर द मर्सी ऑफ द मोनार्क। हु इज द सुप्रीम हेड? इट इज द मोनार्क। कहां पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है? इट इज द किंग। सो देयर बाय आज के टाइम में मॉडर्न वैल्यूज यू कैन नॉट एक्सरसाइज, यू कैन नॉट क्लेम कि आपके क्या है? दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, यू कैन नॉट क्लेम देयर। सो देयर बाय उस समय का जो स्टेट है, उस स्टेट के जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस का मतलब कि स्टेट एंड इट्स सिटीजन्स, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को देखें तो स्टेट इज वेरी लेस अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स। स्टेट क्यों लेस अकाउंटेबल है? क्योंकि नेचर ऑफ स्टेट भी कैसा है? डिफरेंट है। और स्टेट का रोल है वो भी क्या है? बहुत लिमिटेड है। क्या मोनार्की एक वेलफेयर स्टेट होता था? नहीं, वेलफेयर स्टेट नहीं होता था। तो हम ये देख रहे हैं कि स्टेट मेनली रिस्ट्रिक्ट होता था कुछ फंक्शंस के लिए, जिसको आप इस एब्रिविएशन से याद रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड तेजी। तेजी रेफर्स टू, दैट इज कॉल्ड टी रेफर्स टू टैक्सेशन। मतलब स्टेट क्या काम करेगा? द स्टेट विल कलेक्ट द टैक्सेस और उस टैक्स के बिहाफ में आपको सिक्योरिटी, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। स्टेट विल प्रोवाइड इन बिहाफ ऑफ दिस टैक्सेस, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डिफेंस। एक्सटर्नल डिफेंस का मतलब कि जो उसके सब्जेक्ट हैं, उससे यदि कोई फॉरेन आक्रमण, द एक्सटर्नल डिफेंस होगा, इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर होगा, तो वहाँ स्टेट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सम ऑफ द सिविल मैटर एंड क्रिमिनल मैटर्स में वो जस्टिस प्रोवाइड करेगा। एंड देन दैट इज कॉल्ड इंटरनल सिक्योरिटी। दैट इज कॉल्ड इंटरनल सिक्योरिटी। तो उस समय स्टेट के कुछ इसी तरह के लिमिटेड फंक्शंस हुआ करते थे। लेकिन क्या स्टेट उस समय कंसर्न होता था कि आपको अच्छे एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं? नो, दिस इज नॉट बेसिकली चैप्टर ऑफ द स्टेट। क्या स्टेट कंसर्न होता था कि आपके बेहतर रोड है कि नहीं? मतलब इज देयर इज अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर? नो, स्टेट इज नॉट कंसर्न। तो इस तरह का स्टेट जो आपके इन वेलफेयर वैल्यूज, डेवलपमेंटल नीड्स, इनको डेवलपमेंटल नीड्स बोलेंगे, इनके लिए कंसर्न हो, उसको क्या बोलेंगे अपन लोग? वेलफेयर स्टेट। उनके लिए क्या बोलते हैं? वेलफेयर स्टेट। गेटिंग माय पॉइंट? सो देयर वाज अ शिफ्ट। पॉलिटिकल फ्रंट में क्या चेंजेस हो रहा है कि दैट नेचर ऑफ स्टेट चेंज फ्रॉम ए लेसेज फेयर स्टेट टू ए वेलफेयर स्टेट। सो डियर स्टूडेंट, अभी एक दो नए टर्म सीखे। लेसेज फेयर स्टेट, व्हाट इज दिस लेसेज फेयर स्टेट?
कि देखो आप ध्यान से कि मान लेते हैं दिस इज योर गवर्नमेंट एंड दिस इज योर द प्राइवेट सेक्टर, दिस इज द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर. द प्राइवेट सेक्टर स्पेशली वी कॉल इट मार्केट. गेटिंग माय पॉइंट? तो यदि गवर्नमेंट इज नॉट इंटरफेयरिंग इन द मार्केट, मार्केट अपनी डिमांड सप्लाई प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, द मार्केट हैव इट्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, so state do not interfere in the operation of market, we call it laissez-faire state. So how could you recall this laissez-faire state? Laissez-faire state को याद रखने का तरीका है कि that is called let business do business. What is the principle? Let business do business, है ना? State will not interfere into the business arena, market arena. This is a laissez-faire state. But modern day क्या completely state insulated हो सकता है? नहीं, स्टेट इंटरफेयर करेगा. सो कब करेगा? जब स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाएगा. और स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कब बढ़ाता है? जब वो एक वेलफेयर स्टेट होता है, राइट? सो अब दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? द वेलफेयर स्टेट, है ना? सो व्हाट डू यू मीन बाय द वेलफेयर स्टेट? ए टाइप ऑफ स्टेट वेयर स्टेट विल टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेल-बीइंग ऑफ द सोसाइटी. गेटिंग माय पॉइंट? स्टेट विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेलबींग ऑफ सोसाइटी. वेलबींग ऑफ सोसाइटी को थोड़ा एलाबोरेट करेंगे कि वेलबींग ऑफ सोसाइटी मीन्स सोसाइटी नीड्स एजुकेशन, द स्टेट विल प्रोवाइड एजुकेशन. सोसाइटी नीड रोड, स्टेट विल प्रोवाइड रोड. द सोसाइटी requires better governance, state will provide better governance. State will provide the better, that is called infrastructure, housing, road, air, pen, पेंसिल. ये सब किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेगा. सो दिस टाइप ऑफ स्टेट वी कॉल इट वेलफेयर स्टेट. दैट एनीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर द वेलबींग ऑफ इट्स सोसाइटी एंड इट्स सिटीजन्स वी कॉल इट ए वेलफेयर स्टेट. तो अब बताइए आप लोग कि वेलफेयर स्टेट में जो स्टेट का साइज है वो बड़ा हो गया कि छोटा हो गया? लेसेज-फेयर स्टेट के रिस्पेक्ट में ये एक बिग स्टेट बन गया जहां पर स्टेट बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया. जो भी चीज चाहिए फॉर द सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए वो स्टेट परफॉर्म करेगा. जैसे यू बेटर नो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द ट्रांसजेंडर, राइट? टुडे द ट्रांसजेंडर, इसको भी मान्यता मिल गया है. द ट्रांसजेंडर की बात करेंगे ना, यदि सोशल एसिमिलेशंस की बात करेंगे, सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एम्पावरमेंट की बात करेंगे. सो फ्रॉम वेयर यू कुड एक्सपेक्ट द डूइंग द सच थिंग? इट इज द स्टेट. देयरबाय the financial inclusion, social empowerment, all these aspect is taken by the state itself. So state become a very big state, right? तो हमने क्या क्या चीज देखा अभी तक कि हमने ये नोटिस करा कि during this enlightenment era the European society bound with lot of modern values, and all these modern values led to the demand for constitutionalism, rule of law, limited government, and इस तरह से एक एम्पावर्ड सोसाइटी का इस समय का कंसेप्ट आता है. दूसरा पॉइंट में हमने क्या देखा कि दैट इन द बैकड्रॉप ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस द नेचर ऑफ स्टेट गॉट चेंज. द सडनली जो ऑर्गेनाइजेशंस बिकम ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, मास प्रोडक्शंस होने लगे. थर्ड हमने क्या देखा कि पॉलिटिकल फ्रंट पे लेसेज-फेयर स्टेट से किस तरह के स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो गया? द वेलफेयर स्टेट. सारा चीज समझ में आया. लेकिन अब देख रहे हैं कि अचानक से ये सब शिफ्ट हुआ. कितने शिफ्ट हुए ना, हमने क्या क्या इसको बताया? दैट इज फ्रॉम द पॉलिटिकल फ्रंट, दैट इज ए लेसेज-फेयर टू द वेलफेयर स्टेट. देयर इज कॉल्ड द इकोनॉमिक फ्रंट. इकोनॉमिक फ्रंट में हमने क्या देखा कि स्मॉल सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस टू लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस हो गए. तीसरा हमने देखा मैनेजमेंट टेक्निक्स. उसमें क्या हमने देखा? रूल ऑफ थंब. ठीक है, ये तीन बेसिक बातें सीखे. तो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट टेक्निक इट वाज द रूल ऑफ थंब. तो बाय डिफॉल्ट सभी को पता है कि ये फेल तो होना ही था. क्यों? क्योंकि अनप्लान्ड वे ऑफ द डूइंग था, एडहॉक वे ऑफ द डूइंग था. बट नाउ स्टेट का नेचर कंप्लीटली चेंज हो गया. सो देयर बाय द 19th century the suddenly the era of failure started. क्या हो गया? The era of failure started. जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस थे, देयर वाज को लीडर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल स्टार्टेड कोलैप्सिंग. व्हाई? बिकॉज देयर वाज जो मैनेजमेंट टेक्निक्स था, इट वाज नॉट एडेप्टेबल एंड कंपैटिबल विद द चेंज. चेंज इज इनएविटेबल, यू कैन नॉट स्टॉप द चेंजेस बट यू कैन अडेप्ट विद द चेंज. ये यहां पर नहीं हुआ. नाउ द साइंटिफिक कम्युनिटी concerned हुई. So number of thinkers including the Taylor led a movement that is called scientific management movement. So यहाँ पर क्या होता है? There was a concern started, and after this concern, a group of thinkers they started finding out what are the causes.
उस समय नंबर ऑफ इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स लिए गए, उसमें से एक थिंकर का नाम जैसे टेलर भी थे, लाइक मेटकाफ, है ना, मेटकाफ, देयर वाज चार्ल्स वेबेज, ठीक है, चार्ल्स वेबेज, ऑल दे स्टार्टेड फाइंडिंग आउट कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, और सब ने एक ही चीज को हाईलाइट किया कि व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम, इट इज द रूल ऑफ थंब। क्या समस्या है? इट इज द रूल ऑफ थंब, यही बिगेस्ट प्रॉब्लम है। बट व्हाट इज द सॉल्यूशन? दे एडवोकेटेड द सॉल्यूशन लाइज इन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट सॉल्यूशन लाइज इन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो almost this school of thought, including Taylor, Fayol, Metcalfe and all the leading administrative thinkers, they say the rule of thumb must be replaced with science of administration. ये कैसा होगा? The strategic planning scientific way of doing things को find out करने की जरूरत है. So thereby equivocally they call it the rule of thumb should be replaced with science of management or science of administration. So thereby collectively they are tagged as the scientific management movement. क्यों? क्योंकि सभी ने साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस किया. अब यहां देख रहे हैं कि क्या जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है, he was regarded as the father of scientific management movement. He was regarded as father of scientific management movement. तो क्या F.W. Taylor, he was the first person to coin this term that is called science of management या science of administration या scientific management movement? No, Taylor was not the first to coin it. But dear, जब भी आप इस तरह के टर्म को पढ़ें, like let me ask a question, who is regarded as a father of public administration? है ना, डिसिप्लिन आप पढ़ रहे हैं. It was the Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, है ना, he was regarded as father of public administration. तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि दैट इज ही द फर्स्ट पर्सन हु हैड कॉइन्ड द टर्म पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टर्म का जो कॉइनेज है वो क्या वुड्रो विल्सन ने करा था? आंसर इज अ बिग नो. नो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन सिंपल वर्ड we will define it is government in action. What is public administration? It is the government in action. It is the government in action. So somebody asks you, what is public administration? It is the government in action. It is the external arm of the state. तो क्या state वुड्रो विल्सन के समय से शुरू होता है? नहीं. State, it was state craft की थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे. So it was famous कन्फ्यूशियस थ्योरी में भी मिलेगा. ये स्टेट क्राफ्ट की थ्योरी आपको मैकियावेली के प्रिंस में भी मिलेगा. स्टेट क्राफ्ट की थ्योरी आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलेगा. इसका मतलब है इट वाज ए वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, है ना. सो ये अलग बातें हैं कि नेचर ऑफ गवर्नमेंट चेंज होते चला गया, सो हमको अलग तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा. तो यहां से कंक्लूजन है कि इट वाज नॉट द वुड्रो विल्सन जिन्होंने सबसे पहली बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कॉइन किया, लेकिन उनको राइटली रिगार्ड किया जाता है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन, बिकॉज ये उनकी थ्योरी का इम्पैक्ट था कि इस फील्ड में लोगों का इंटरेस्ट आया. सेकंड, ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्क्रीट थ्योरी थी. ठीक है, तो इस तरह से कोई भी से किसी को जनक कहा जाता है, आप इसको एनालिसिस करेंगे. तो कम बैक टू आवर डिस्कशन. F.W. Taylor, he was regarded as the father of public administration, not because he was the first to coin it, but because of its impact, concrete and very comprehensive theory he has given it. थ्योरी काफ़ी कॉन्क्रीट थी एंड काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी उस समय के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये थ्योरी इतनी फेमस हुई कि इवन फार ईस्ट रशियन इकोनॉमी को जब ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, तब उस समय भी ये टेलर्स थ्योरी ने बहुत सारे इनपुट्स प्रोवाइड किए थे. बट जो टेलर्स थ्योरी है ये 1909 और 1910 के आसपास ये रिएक्शन शुरू हो गया था एंड फाइनली टेलर्स थ्योरी को यूनाइटेड स्टेट्स के ऑर्गेनाइजेशन से बैन किया गया. बट टेलर्स थ्योरी वाज वेरी इंपैक्टफुल थ्योरी एंड वी विल टेक अप द टेलर्स थ्योरी, द टेलरियन प्रिंसिपल इन द वेरी नेक्स्ट क्लास एंड वी विल टेक अप द क्लास ऑन F.W. Taylor. That would be the day 2 of our the video series. Getting my point? So we have studied about the scientific management movement, है ना. सिंपल भाषा में आप सभी को समझ में आया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट एक दौर था जब सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हुआ, पॉलिटिकल फ्रंट, इकोनॉमिक फ्रंट, इंडस्ट्रियल, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के फ्रंट में. सडनली नेचर ऑफ स्टेट चेंज हो गया, लेसर टू वेलफेयर स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज हो गया फ्रॉम सिंपल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन टू द लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट टेक्निक्स
के चलते, रूल ऑफ थंब के बेसिस के चलते ऑर्गेनाइजेशनल फेल्योर शुरू हुआ। तो उसके कॉजेस एंड आंसर्स एक्सप्लोर करने के लिए एक ग्रुप ऑफ थिंकर्स स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग एंड फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम्स. So they advocated the major problem is the rule of thumb, and they said कि इसका आंसर क्या है, science of administration. So that's why collectively they are regarded as the scientific management movement. So this is all about the today's session. I hope आप सभी को समझ में आया. इसी तरह से छोटी छोटी एंड सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये लेक्चर सीरीज आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड दिस इंस्ट्रूमेंटल पेपर दैट इज कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो आज बच्चों क्या सीखे, दैट व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज गवर्नमेंट इन एक्शंस. व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज एक्सटर्नल आर्म ऑफ द स्टेट, है ना. इतने बातें याद रखेंगे. बाकी साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट को आप लोग याद रखेंगे. कल हम लोग बात करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में और उनके प्रिंसिपल्स एंड उनके मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे. तब और बेहतर समझ में आएगा कि व्हाई ही वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट. सो सी यू अगेन टुमारो.